Hello everyone, welcome to this new lecture. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड की जो डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल होने का जो कंप्लीट प्रूफ है वो कहाँ से मिला, कौन से एक्सपेरिमेंट ने इसे प्रूव किया, वो सब हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर, उसका इन डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सबसे पहले यहाँ पर फेड्रिक फेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पस सेल से न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने ऑब्टेन किया और उन्होंने इसे सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने पस सेल से डिस्कवर किया, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियन कहा और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियन है वो केमिकली क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है जो कि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। देन फिर 1889 में यहाँ पर 1889 में रिचर्ड एल्टमैन एक साइंटिस्ट हुए, रिचर्ड एल्टमैन। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के जो केमिकल उन्होंने एक प्रोटीन फ्री मटेरियल ऑब्टेन किया, ठीक है, एक प्रोटीन फ्री मटेरियल उन्होंने ऑब्टेन किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन फ्री मटेरियल है उन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये उन्होंने कहा कि ये क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर दो टाइप से देखने को मिलता है, डीएनए एंड आरएनए। तो जैसे कि अल्टमान ने बताया, ये जो डीएनए है, यहाँ पर डीएनए जो है वो इसका बिल्डिंग ब्लॉक अगर देखा जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ था। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो वो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए। अब जो डीएनए है वो डिस्कवर होने के बाद यहाँ पर जो डीएनए है उसका डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का जो, अगर डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल माने तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में समझा गया। केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर किस किस से मिलके बना हुआ होगा, तो यो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ आता है जो कि क्या है, पॉलीमर है। एन नंबर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना होगा, तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं और यहाँ पर वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है शुगर, जो कि यहाँ पे राइबोस शुगर होगी। और तीसरा जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है फॉस्फेट। इन तीनों से मिलके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिलके बना हुआ है। अब नाइट्रोजन बेसिस जो है, नाइट्रोजन बेसिस भी केमिकली यहाँ पर दो टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। दो टाइप के यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस का मैंने फिगर दिया हुआ है। प्यूरिन एंड पायरामिडिन यहाँ पे टू टाइप्स के नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन के अंदर अगर बात करें तो प्यूरिन में एक आता है एडिनिन एंड दूसरा आता है ग्वानिन। ये दो टाइप के प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिले। और तीसरे द पायरामिडिन में आप बात करें तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामिन, तीन टाइप के यहाँ पर पायरामिडिन देखने को मिले। केमिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो प्यूरिन के केस में एडेनिन एंड ग्वानिन दो केमिकल मॉलिक्यूल हमें डीएनए में देखने को मिले एज ए नाइट्रोजन बेसिस। इन्हें नाइट्रोजन बेसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन जो रिंग है, सर्कुलर रिंग, उसमें नाइट्रोजन के अलावा
कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल है इन वाटर। एंड दूसरा यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक है, ये इनका यहाँ पे स्पेशल फीचर है। ग्वानिन और इनका जो है हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में है ये, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम इन्हें कह सकते हैं। दूसरा जो एडेनिन ग्वानिन है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जो लोकेशन है रिंग के बाहर वो थोड़ा डिफर कर रही है, इसलिए केमिकली थोड़े डिफर हो जाते हैं। पैरामिडिन की बात करें तो पैरामिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही रिंग में प्रेजेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग, और ये थोड़े थोड़े ही फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सेम पैरामिडिन कैटेगरी में रखा गया है। तो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल यहाँ पे 3 टाइप्स के पैरामिडिन है। शुगर की बात करें तो शुगर में यहाँ पे राइबो शुगर होती हैं, तो डीएनए में जो है, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होगी, डीऑक्सी राइबो शुगर होगी, इसको मैं थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगी। एंड आरएनए में जो है वो यहाँ पर राइबो शुगर होगी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो बेसिकली हमने ये इनके केमिकल्स फॉर्मूला को समझा, और यहाँ पे जो प्यूरिन है वो पैरामिडिन है, जब ये शुगर के साथ कनेक्ट होंगे तो वो किस नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे, जिससे 9th नंबर के जो नाइट्रोजन है प्यूरिन के, वो यहाँ पर शुगर के फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होंगे। इसका n नंबर का नाइट्रोजन इसके कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो n बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। वो जो शुगर है, शुगर का जो 5th कार्बन है, इसका 5th कार्बन यहाँ पे फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे ही इनकी जो बॉन्डिंग है वो तीनों बॉन्डिंग बनाकर आपस में बहुत सारे जब ऐसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो वो यहाँ पर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। केमिकली मैं प्यूरिन को थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। जो एडेनिन प्यूरिन होता है उसको केमिकली 6 अमाइनो प्यूरिन भी कहते हैं, राइट। केमिकली दिस इज 6 अमाइनो प्यूरिन। जो ग्वानिन है वो है केमिकली, अगर इसका नाम देखा जाए तो 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, राइट, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ये इसका केमिकल नेम हो गया। अगर पैरामिडिन का हम केमिकल नेम देखें तो साइटोसिन का जो केमिकल नेम है वो है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरामिडिन, ये इसका केमिकल नेम हो गया। अगर मैं यूरेसिल का केमिकल नेम बताऊं तो यूरेसिल का जो केमिकल नेम है वो है 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन, राइट, जिसमें सेकेंड कार्बन एंड 4th पोजीशन पे यहाँ पर ऑक्सी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका केमिकल नेम ये हो गया। थायमिन का अगर केमिकल नेम बताऊं तो 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन, राइट, 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन। अब इन पांचों के अंदर अगर हम देखें तो डीएनए के अंदर प्यूरिन में एडेनिन भी होगा और ग्वानिन भी होगा। पैरामिडिन के केस में अगर हम देखें तो पैरामिडिन के केस में डीएनए में यहाँ पर थायमिन होगा एंड साइटोसिन होगा, राइट। पैरामिडिन में डीएनए में यहाँ पर इनडायरेक्टली एटीजीसी प्रेजेंट है, और ये पूरा एटीजीसी ही सीक्वेंस वाइज वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और पूरा डीएनए बना रहे हैं। आरएनए में अगर देखें तो आरएनए में ए एंड जी दोनों ही प्रेजेंट है प्यूरिन के फॉर्म में, एंड यहाँ पर यू प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है, राइट, पैरामिडिन के फॉर्म में। आरएनए में जो है वो थायमिन एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए किससे मिलके बना होगा, AUGC, ठीक है। ये केमिकली यहाँ पे ATGC जो है वो पूरा डीएनए को बना रहा होगा एंड AUGC जो है वो पूरे आरएनए को बना रहा होगा। ये यहाँ पर डबल स्ट्रैंड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है। ये हो गए प्यूरिन एंड पैरामिडिन के स्ट्रक्चर्स।
इनको डिटेल में मैंने बताया। और अगर मोलिकुलर वेट का हम देखें तो यहाँ पे ग्वानिन जो है वो सबसे हेवीएस्ट है, ठीक है। मोलिकुलर वेट के हिसाब से ग्वानिन का मोलिकुलर वेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे हेवीएस्ट है ग्वानिन, राइट। और डीएनए अगर हम में देखें तो डीएनए में क्या है, यूरेसिल एब्सेंट है, राइट। आरएनए में थाइमिन एब्सेंट, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए को क्या क्या चीज़ें स्टेबल बनाती है। हम प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर्स के क्लियर कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एक तो यही रीज़न हो जाता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से स्टेबल है, राइट। दूसरा यहाँ पे बेस पेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर बेस पेयरिंग, एक प्यूरिन और दूसरा स्ट्रैंड का पायरामिडिन जब यहाँ पे बेस पेयरिंग कर रहे हैं, ए टी के साथ बेस पेयर हो रहा है और जी सी के साथ बेस पेयर हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा रीज़न बेस पेयरिंग स्टेबिलिटी है। और डीएनए के बीच में जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किस टाइप के बॉन्डिंग की वजह से बन रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए रहेंगे, और जी एंड सी जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, जो कि डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ओवरऑल अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जीसी जो है डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, क्योंकि 3 बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डीएनए को स्टेबल बना रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ATGC हैं, ATGC जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, उसमें थायमिन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है स्टेबिलिटी में, ठीक है। थायमिन भी यहाँ पे डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो डीएनए जो है, ठीक है, ह्यूमन में इतना लंबा इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है। वो डीएनए अगर हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात करें, इंफॉर्मेशन कितना हमारे डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन अगर ऐसा स्टडी में पाया गया है कि कंबाइन अगर हम व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, इनकी सबकी, यूट्यूब और इनकी इंफॉर्मेशन के डाटा को स्टोर करें तो हमारा पूरा जो डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। मतलब केमिकली हम देख रहे हैं कि केमिकल फॉर्म में कितना एनर्जी इंफॉर्मेशन को डीएनए स्टोर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा डाटा स्टोर कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि डीएनए हमारे जो एंसेस्टर हैं, जहाँ से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, वहाँ से ह्यूमन बनने तक पूरे इवोल्यूशन के कितने डाटा को अपने साथ स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। जिससे ह्यूमन इतना हम एडवांस बन पाए हैं और लगातार हम इवोल्व हो रहे हैं। तो कितने इन्फॉर्मेशन को डीएनए कैरी कर रहा है, मतलब एक ह्यूज डाटा है जिसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत एक मतलब बहुत ही अजीब चीज़ है डीएनए के बारे में। और अभी तक इसकी पूरी मिस्ट्री हम सुलझा भी नहीं पाए हैं कि एक्चुअली में डीएनए जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन को केमिकली फॉर्म में इतना सारा डाटा स्टोर कर रहा है और विदाउट एनी मिस्टेक उसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसके अभी बहुत सारे पहलुओं को समझना बाकी। ह्यूमन के केस में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे पूरे डीएनए के बारे में पता किया गया और डीएनए के सीक्वेंसेस के बारे में पता किया गया, और कितने क्रोमोसोम हैं, कितना उसमें लेंथ है डीएनए की, वो सब कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्टडी किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका आज डीएनए सीक्वेंस हमें पता है। जो डीएनए है, वो डीएनए अगर हमने अभी बात करी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट से ये मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं आपस में, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बनती है, जिससे कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने 3D फॉर्म में, 3D स्पेस में हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो
कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे थोड़ा मैं बताती हूँ न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, हमने अभी बात करी कि जो प्यूरिन है, यहाँ पर प्यूरिन जो है वो पायरामिडिन के साथ पैरिंग करेगा डीएनए में, ठीक है। और चूंकि डीएनए में प्यूरिन जी हो सकता है, ए हो सकता है, और पायरामिडिन यहाँ पे आइदर सी हो सकता है या टी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि डीएनए के अंदर ए जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ा हुआ आता है, ये स्ट्रैंड 1 है, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2। जी है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रैंड 1 का स्ट्रैंड 2 के साथ जुड़ा हुआ आता है, एंड वाइस वर्सा भी ये चीज़ हो सकती है, राइट। अब इनकी पेयरिंग होती है, ए को ए ऑलवेज टी के साथ कंबाइन करेगा एंड जी सी के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि इनका एक्चुअली केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके कि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाया जा सके और जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है मॉलिक्यूल में वो कम से कम हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि जो एडिनिन है, एडिनिन का जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है वो राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो होता है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये होता है यहाँ पे बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एडिनिन, ये जो नाइट्रोजन बेस है वो शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और जो राइबोस शुगर का 5th कार्बन है उस 5th कार्बन से यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा होता है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, राइट। इसके अपोजिट स्ट्रैंड जो होगी उसमें क्या होगा, एक के साथ टी होगा यहाँ पे, फिर राइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट, ऐसे करके यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइबोस शुगर का भी देख लेते हैं। जो शुगर है डीएनए के अंदर वो डीएनए में भी है, और जो अदर न्यूक्लिक एसिड है उसमें आरएनए में भी है। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें जो होती है राइबोस शुगर। वो जो डीएनए है, इसीलिए डीएनए का नाम क्या पड़ा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर क्या हो, डीऑक्सी राइबो शुगर हो, और इसमें है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका नाम जो है वो शुगर के डिफरेंस की वजह से इन्हें दे दिया गया है। अब यहाँ पे डीएनए के अंदर जो शुगर है उसमें सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन की क्या होती है, एब्सेंस होती है, राइट। और राइबोस में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब जो राइबोस शुगर है ये 5 कार्बन, यहाँ पे राइबोस जो शुगर है, ठीक है, राइबोस शुगर वो 5 कार्बन साइक्लिक नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, राइट। ये 5 साइक्लिक फर्स्ट कार्बन से तो नाइट्रोजन बेस के साथ जाएगा, जिसका 5th कार्बन है ये फॉस्फेट के साथ जाएगा, राइट। राइबोस जो है, राइबोस यहाँ पर आरएनए में होता है, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पर OH प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस होने की वजह से आरएनए क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये OH जो है ये इसे रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, केमिकली इसे रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल को रिएक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी केमिकल रिएक्टिविटी कम करनी होगी, अदरवाइज वो किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके कुछ और नया बना देगा। ऐसे में तो जेनेटिक मटेरियल की इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। डीएनए में अगर हम बात करें तो डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें सेम 5 कार्बन साइक्लिक रिंग है, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है राइबोस का, सेकेंड कार्बन
यहाँ पर उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है, जो डीएनए को क्या करता है, स्टेबल बनाता है, ठीक है, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ पर कम होती है, ठीक है, क्योंकि OH है नहीं तो फर्दर ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये आरएनए और डीएनए का मेन शुगर का डिफरेंस है, राइट। तो डीएनए में जो है वो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इसीलिए इसे 2' डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ही होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, राइट। ये दोनों मीनिंग का डिफरेंस हो गया। अब हमने इसमें जो हमारा डीएनए था, डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, वो डबल हेलिक्स ये हमने पता कर लिया कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, इसे ही इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है ये, और इसमें यहाँ पर कंप्लीट डीएनए फॉर्म होता है। ह्यूमन सेल के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो डीएनए है वो लगभग 2.2 मीटर डीएनए है लेंथ में, ठीक है। अब ये जो डबल हेलिक्स है डीएनए का, इसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। और जो एक बेस, ये एक बेस पेयर है, ठीक है, और ये यहाँ पे नेक्स्ट बेस पेयर है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर 3.32 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक्सियल राइज भी कहा जाता है। अपने एक्सिस पे ये 3.3 एंगस्ट्रॉम राइज करता है। वन हेलिक्स की बात करें, वन हेलिक्स टन की डीएनए में, तो उसमें 10 बेस पेयर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर, और उसकी हेलिक्स पिच लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हेलिक्स पिच लेंथ 3.2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर डीएनए में माइनर ग्रूव प्रेजेंट होती है, जो थोड़ा कम अंदर की साइड होती है, और जो ज़्यादा अंदर की साइड होती है वो मेजर ग्रूव, राइट। अब जो कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ डीएनए वो है बी डीएनए, ठीक है, जिसका हम ये डेटा देखते हैं, मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में बी डीएनए होता है। इसके अलावा यहाँ पे ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, ठीक है, जो कि डायमीटर इनका वेरी करेगा, डायमीटर वेरी करता है, और यहाँ पे हेलिक्स पिच लेंथ भी वेरी करती है, पिच लेंथ भी वेरी करती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर तो दो डिफरेंट डीएनए जो है मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट कंडीशन में पाए गए हैं। तो ये ओवरऑल हमने डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, उसके बेसिक्स को स्टडी किया, और जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक प्रिंसिपल आता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है, ये होता है अप्लाई ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये केवल और केवल डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर के लिए अप्लाई होता है। ये कहता है पैरिटी रूल, राइट, जिसमें ये कहता है कि अगर परसेंटेज ए परसेंटेज ऑफ टी के बराबर होगा, वो परसेंटेज ऑफ जी जो है वो परसेंटेज ऑफ सी के बराबर होगा, राइट। अगर हमें ए का परसेंटेज पता है कि ए 20% है, तो हम बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे कि टी भी इसमें 20% होगा। और अगर ओवरऑल यहाँ पर 100% है,
तो 100% में से जो प्यूरिन और पैरामिडिन क्या होंगे, बराबर होंगे। प्यूरिन इज इक्वल्स टू पैरामिडिन। तो यहाँ पर अगर 40% प्यूरिन है तो पैरामिडिन कितने होंगे, 60% पैरामिडिन। और यहाँ पे CNT, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, 30% साइटोसिन एंड 30%, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है 40% प्यूरिन हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पर बेस कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि मोलर रेशियो जो है, मोलर रेशियो A+D का मोलर रेशियो जो है प्यूरिन प्लस पैरामिडिन का, ये रेशियो इज इक्वल्स टू 1 होता है। प्यूरिन इज इक्वल्स टू पैरामिडिन, राइट, C+D। ये यहाँ पे पैराग्राफ कहता है, और C और G का परसेंटेज इक्वल होगा, राइट, A एंड T के। ये कुछ रूल्स है यहाँ पर जो पैराग्राफ ने एक्सप्लेन किए डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए। किसके लिए, डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसमें हमने DNA का केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप ऑफ DNA की बात करते हैं। टाइप ऑफ DNA में ज्योमेट्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, DNA के स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के DNA नेचर में एग्जिस्ट करते हुए देखे गए। डिफरेंट कंडीशन में DNA के मॉलिक्यूल किस तरह का ज्योमेट्री ले रहा है, उस हिसाब से टाइप ऑफ DNA को हम देखते हैं। तो यहाँ पर A टाइप ऑफ DNA, B टाइप ऑफ DNA एंड है Z टाइप ऑफ DNA। अगर यहाँ ज्योमेट्री की बात की जाए, ज्योमेट्री की बात की जाए तो A टाइप ऑफ DNA में जो डायमीटर है, डायमीटर की अगर बात की जाए तो डायमीटर में ज्योमेट्री में यहाँ पर क्या होता है कि जो A टाइप ऑफ DNA है वो यहाँ पर अगर हेलिक्स सेंस की बात करें, मतलब इसका राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, तो A टाइप में यहाँ पर राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड टाइप यहाँ पे हेलिक्स होता है। B टाइप में भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में वो हेलिकल टर्न लेता है। Z टाइप में देखा गया है कि ये जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स Z टाइप ऑफ DNA में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर की बात करें तो A टाइप का जो DNA का डायमीटर है वो होगा 23 एंगस्ट्रॉम, B टाइप का हमने देखा था 20 एंगस्ट्रॉम, Z टाइप का जो डायमीटर है उसका डायमीटर आ जाएगा 18 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पिच है, मतलब एक हेलिकल टर्न में कितना एक्सियल हाइट होगा, एक्सियल हाइट पर हेलिकल टर्न, पर हेलिकल टर्न। तो यहाँ पे देखते हैं कितना एक्सियल हाइट पर टर्न में होगा। तो जो ए वाला है ए DNA उसमें होगा 24.6 एंगस्ट्रॉम, एक हेलिकल टर्न में राइज करेगा। बी टाइप में 33.2 एंगस्ट्रॉम, एंड जेड टाइप में यहाँ पर 45.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये यहाँ पर 45.6 एंगस्ट्रॉम। फिर देखते हैं नेक्स्ट और डिफरेंस हम ए DNA बी DNA और इसमें देखते हैं। तो बी DNA जो है वो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर सेल्यूलर कंडीशन को देखा जाए तो उसके अंदर सबसे प्रीडोमिनेंट फॉर्म बी टाइप DNA होता है। फिर हमने एक्सेल इसकी बात करी। बेस पेयर यहाँ पर एवरेज बेस पेयर पर टन की बात करें तो ए टाइप में वो होगा
यहाँ पर 10.7 बेस पेयर। बी डीएनए में देखें तो यहाँ पे 10.4 बेस पेयर पर टर्न। जेड डीएनए में देखें तो 12 बेस पेयर पर टर्न। और अगर हम डिफरेंस इसमें देखें तो यहाँ पर रोटेशन पर बेस पेयर अगर देखा जाए, रोटेशन पर बेस पेयर, तो वो होगा ए डीएनए के केस में यहाँ पर हो जाएगा, ए डीएनए के केस में हो जाएगा 33.6 एंगस्ट्रोम, 36 पॉइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, डिग्री, रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, 33.6 डिग्री, 34.3 डिग्री। एंड जेड डीएनए के केस में यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री बाय 2। तो ये मेन डिफरेंसेस यहाँ पर टाइप्स ऑफ डीएनए में हमने देखे। जो भी टाइप ऑफ डीएनए है वो हमारा सबसे प्रीडोमिनेंट फॉर्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ए डीएनए जेड डीएनए भी डिफरेंट कंडीशन में देखा गया है। और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में होता है, ठीक है, इनका डायमीटर बहुत कम होता है, और ए डीएनए का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डीएनए को हमने तो यहाँ पर हमने डीएनए के जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें क्लियरली समझा। अब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है थोड़ा हम उसे समझ लेते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस टाइप से होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा सेल के अंदर। वो जेनेटिक मटेरियल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मेजरली डीएनए, लेकिन आरएनए भी डिफरेंट कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरसेस वगैरह में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मेनली जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और जो डीएनए है यहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो स्टार्ट होता है। तो डीएनए से इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है आरएनए में, और आरएनए से इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है प्रोटीन में। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेली बॉडी के जो डेली के टास्क हैं, ठीक है, डेली के जो टास्क हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शनिंग है, ठीक है, वो फंक्शनिंग कौन परफॉर्म करता है, यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए तक पहुँचाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन तक पहुँचाता है, और प्रोटीन यहाँ पर सेलुलर फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। डीएनए से आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, और डीएनए से आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो ही यहाँ पे सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट कहलाता है, राइट। इसे कहा जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंट्रल डोगमा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा, जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को समझाया जाता है। अब जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, यहाँ पर क्या होता है, जो सेल है, मान लो मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, इस सेल के न्यूक्लियस में यहाँ पर डीएनए है। अब डीएनए का काम जो है ना, डीएनए का काम ऐसा है, बिल्कुल हम मान लें कि कोई ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ये अपना सारा काम आरएनए से करवाएगा। तो हम आरएनए को मान लेते हैं कि ये क्या है, मिनिस्टर है, और आरएनए जो है वो अपना सारा काम यहाँ पर प्रोटीन से करवाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं ना, कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। डीएनए तो न्यूक्लियस में है, ये कभी डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ये आरएनए के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू अपना काम करवाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है, राइट, इंफॉर्मेशन का फ्लो है। ये चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने समझा बहुत क्लियरली, डीएनए किस चीज़ से बना हुआ है, केमिकली इसका क्या कंस्टिट्यूएंट है। आरएनए एंड प्रोटीन को हम फर्दर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं,
और इन्हें डिटेल में समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो हर सेल में, हर एवरी लिविंग सेल में हर सेल को कैरी करना पड़ता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, कैरी जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल सेल को अपने न्यूक्लियस में स्टोर करके रखना पड़ता है, स्टोर एंड प्रोटेक्ट। जब ज़रूरत होती है तो ये डीएनए क्या होता है, एक्सप्रेस होता है प्रोटीन्स में, और यहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, राइट, फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड सिस्टम। ये यहाँ पे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे डीएनए का हमने समझा, थोड़ा सा मैं आरएनए के बारे में बता देती हूँ। आरएनए है वो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, लेकिन बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में। जिसे जेनेटिक मटेरियल आरएनए को यहाँ पर कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के इसमें देखा गया है। बाकी यूकेरियोट्स में आरएनए अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट, ठीक है, यूकेरियोट्स, यहाँ पर दोनों में ही डीएनए जो है वो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, राइट। और प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का डीएनए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, राइट। यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा, राइट, एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट होगा, राइट। लेकिन यूकेरियोट के केस में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। दूसरा, लीनियर होगा, राइट, न्यूक्लियस में होगा, लीनियर होगा। उसके अलावा साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर मेनली मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको डिफरेंस बता देती हूँ। आरएनए जो है वो वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और आरएनए जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक की स्ट्रैंड इसमें होती है। दूसरा, यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का मिलके बना हुआ होगा। लेंथ कम होता है कंपेयर टू डीएनए। कैन एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, जिसे राइबोजाइम भी कहते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करता है। एंड अदर भी यहाँ पर रेगुलेशन का काम भी करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बहुत सारे नए नए फंक्शन सब आरएनए के रिसर्च में हो रहे हैं, तो फर्दर इनके फंक्शंस हमें पता लग रहे हैं। तो ये डीएनए और आरएनए की हमने बात करी यहाँ पर। तो मोटा मोटी हम डीएनए के बारे में जान चुके हैं, आरएनए के बारे में हम जान चुके हैं, और कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। इनहेरिटेंस को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम एक बायोकेमिस्ट्री में इंटर करने वाले हैं, और बायोकेमिस्ट्री के हम जो भी हमारे अदर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हमने मेनली जेनेटिकल डीएनए आरएनए इन मटेरियल्स को स्टडी किया। अब जो डीएनए है, डीएनए का एप्लीकेशन क्या है, और डीएनए को कैसे जैसे फोरेंसिक साइंस ब्रांच होती है, तो ये फोरेंसिक साइंस और इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पे डिफरेंट केस स्टडी में डीएनए को यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट में डीएनए को यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डीएनए के जो कि यूज़ किए जाते हैं। कैसे डीएनए को नए रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाने में, रिकम्बेंटेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाने में आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़े एप्लीकेशंस है डीएनए के जो कि आज यूज़ किए जा रहे हैं। जीएमओस क्रॉप्स बनाने में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स, मॉडल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इन सबको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।